Assalamu alaikum students and welcome to the free online classes of economics. After studying the heteroscedasticity, in today's lecture we will study the remedial measures for the heteroscedasticity. मीन्स कि अगर आपके मॉडल के अंदर heteroscedasticity मौजूद है तो आप उसको किस तरह से हैंडल करेंगे. मीन्स अपने जो वेरिएंसेस हैं उसको आप किस तरह से कांस्टेंट कर सकते हैं, होमोस्केडास्टिक कर सकते हैं. सो बिफोर स्टडिंग द रेमेडियल मेजर्स हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं. जनरल प्रोसीजर जो है, जनरल प्रोसीजर ऑफ ऑल टेस्ट, ठीक है. जितने भी हमने टेस्ट स्टडी किए हैं, टेस्ट ऑफ डिटेक्टिंग हेटरोस्केडास्टिसिटी, उसके एक जनरल प्रोसीजर देख लेते हैं. सबसे पहले इन ऑल टेस्ट, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने अपने हाइपोथेसिस सेट किए. नल हाइपोथेसिस, होमोस्केडास्टिक एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज हेटरोस्केडास्टिक, ठीक है. देन व्हाट वी डू, रिग्रेस द रिक्वायर्ड इक्वेशन और रिग्रेशन. हमने हमारा जो रिक्वायर्ड रिग्रेशन मॉडल था हमने उसको रिग्रेस किया. वी ऑब्टेन एरर्स एंड कंप्यूट ई स्क्वायर, ठीक है. हमने एरर टर्म्स के स्क्वायर जो है वो कैलकुलेट कर लिए इन ऑल टेस्ट. देन वी कैलकुलेट द एल एम स्टैटिस्टिक्स, दैट इज इक्वल टू एल एम is equal to n into r square. n and r square belongs to auxiliary equation और f statistics, ठीक है. अब f statistics को यूज़ करके या lm statistics को यूज़ करके हमने अपनी जो auxiliary equation थी उसको estimate करते हुए अपने statistics जो हैं वो find out किए. and then at the end we find out the presence or rejection of heteroscedasticity with the help of results from the stage 3, ठीक है. ये हमने इस फॉर्म में तकरीबन तमाम टेस्ट में यही स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए एक्सेप्ट गोल्डफेल्ड एंड क्वान टेस्ट, ठीक है. गोल्डफेल्ड एंड क्वान टेस्ट के अलावा और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के अलावा जितने भी आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स थे उसमें आपने यही स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए हैं. गोल्डफेल्ड एंड क्वान टेस्ट में हमने जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स थे दैट इज एफ इज इक्वल टू आर एस एस ओवर आर एस एस, दैट इज़ हाई वैल्यू चाहे वो सब ग्रुप 1 की है या 2 की है, और डिनोमिनेटर में हमेशा लोअर वैल्यू, ठीक है. ये हमारे स्टैटिस्टिक्स थे फॉर द गोल्डफेल्ड एंड क्वान टेस्ट, ठीक है. दीज आर द जनरल स्टेप्स विच वी यूज़ or follow to test that either the model is heteroscedastic or not. अब जो heteroscedasticity है अगर तो वो बहुत ज़्यादा स्वेयर नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन अगर आपके मॉडल में हेटरोस्केडास्टिसिटी ज़्यादा है तो इस कंडीशन में यू हैव सर्टेन रेमेडियल मेजर्स, सर्टेन मेथड्स विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हेटरोस्केडास्टिसिटी. तो वन बाय वन जो है इनको स्टडी करते हैं. मेथड वन बेस करता है उन कॉजेज़ पर जो हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी की थी, दैट व्हाई हेटरोस्केडास्टिसिटी अकर इन योर मॉडल. सो द फर्स्ट प्रॉब्लम विच कॉज द हेटरोस्केडास्टिसिटी इज मिस स्पेसिफिकेशन ऑफ मॉडल, ठीक है. कि आपने जो मॉडल रिग्रेस करना है, जो मॉडल लिया है आपने डेवलप किया है, दैट इज़ मिसस्पेसिफाइड. मिसस्पेसिफाइड मीन्स कि उसकी जो फंक्शनल फॉर्म है, फंक्शनल फॉर्म दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू theoretical background or etc. For example, you have taken the model in the linear form. लीनियर फॉर्म में मॉडल लेने का मतलब है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं लाइक वाई एंड एक्सिस, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है आपके ख्याल से वो लीनियर है,
ठीक है, बट इट मे बी पॉसिबल कि जो एक्चुअल रिलेशनशिप है दैट इज़ नॉट लीनियर, इट मे बी नॉन लीनियर, इट मे बी एक्सपोनेंशियल. सो इफ़ यू स्पेसिफाई द लीनियर फॉर्म ऑफ द मॉडल फॉर सच टाइप ऑफ रिलेशनship, then it means your model may have the heteroscedasticity. So to remove such type of problem, you have to take the correct functional form. अगर वो नॉन लीनियर करेक्ट फंक्शनल फॉर्म है तो आप बोलेंगे, अगर एक्सपोनेंशियल या क्वाड्रेटिक कोई भी फॉर्म है तो उसको लेकर आप अपने मॉडल को करेक्टली स्पेसिफाई करेंगे, देन द प्रॉब्लम ऑफ हेटरोस्किडासिटी विल बी रिजॉल्व्ड. सेकेंड जो है, इट मे बी हेटरोस्किडासिटी मे बी बिकॉज ऑफ मिसिंग द इम्पॉर्टेंट वेरिएबल. ठीक है, आपने कोई इम्पॉर्टेंट वेरिएबल जो है वो मिस कर दिया. फॉर एग्जांपल यू हैव अ रिग्रेशन मॉडल बीटा नॉट प्लस बीटा 1x1 प्लस बीटा 2x2 प्लस एरेटा. ये वो मॉडल है जो आपने स्पेसिफाई किया है. आपके ख्याल से x1 और x2 जो है वो y को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, बट in the reality it may happen कि there is an other variable that is x3. ठीक है, तो as compared to x1 and x2 it has more impact on y1. तो it means that x3 is very important variable, लेकिन इस variable को आपने मॉडल के अंदर इंक्लूड ही नहीं किया. तो because you are not including this variable in your model, so it may be the cause of heteroscedasticity in that model. So if you include this variable in your model, then the problem of heteroscedasticity will be removed. ठीक है, अगर आपके पास कोई वेरिएबल जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपने वो मिस कर दिया है और उसकी वजह से हेटरोस्किडासिटी मॉडल में आ रही है, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द इम्पॉर्टेंट वेरिएबल, दैट विच वेरिएबल इज मिसिंग, एंड देन यू हैव टू इंक्लूड दैट वेरिएबल इन योर मॉडल, एंड देन हेटरोस्किडासिटी विल बी रिमूव्ड. इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल कि आपने जो डमी वेरिएबल है उसको इंक्लूड ना किया हो. फॉर एग्जांपल आप दो सब ग्रुप्स को स्टडी कर रहे हैं और उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट डमी वेरिएबल है जो होना चाहिए था और आपने उसको इंक्लूड नहीं किया. सो इट मे कॉज द हेटरोस्किडासिटी. सो यू हैव टू ऐड द डमी वेरिएबल टू रिमूव द हेटरोस्किडासिटी प्रॉब्लम. इसके अलावा as we studied earlier that heteroscedasticity is most likely to occur in the time series data. ठीक है, हेटरोस्किडासिटी जो है ये ज़्यादातर होती है टाइम सीरीज डाटा में. ठीक है, सो इफ़ पॉसिबल, अगर ऐसा हो सके कि आप अपने मॉडल को पैनल डाटा की मदद से एस्टिमेट करें, यानी जो डाटा आप यूज़ करें वो टाइम सीरीज़ की बजाय पैनल डाटा हो, तो पैनल डाटा जो है मोस्ट लाइकली जो है वो हेटरोस्किडास्टिक फ्री होता है, यानी उसमें हेटरोस्किडासिटी के चांसेस बहुत रेयर होते हैं या होते ही नहीं हैं. सो व्हाट एक्चुअली इज़ पैनल डाटा? पैनल डाटा इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा, यानी इसके अंदर you have टाइम सीरीज एलिमेंट एंड क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, दोनों टाइप इसके अंदर इंक्लूड होती हैं. दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल डाटा. एंड इफ इट इज़ पॉसिबल देन यू शुड यूज द पैनल डाटा टू अवॉइड द हेटरोस्किडासिटी. So these are the just simple methods to remove the heteroscedasticity. Now we move to the second method, that is corrected standard error method. ठीक है, इसको आप corrected standard errors को white standard error भी कहा जाता है और इसको heteroscedasticity consistent standard errors भी कहा जाता है. ठीक है, हुबर ने कॉन्सेप्ट प्रेजेंट जो है वो पेश किया इसका करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर या वाइट स्टैंडर्ड एरर का. तो हुबर ये कहते हैं कि यूज सिंपल OLS टू एस्टिमेट द मॉडल वट एवर आइदर इट हैज़ द हेटरोस्किडासिटी और नॉट. ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, आपका जो मॉडल है y1
बीटा नॉट प्लस बीटा 1x1 प्लस एरर टर्म, इस मॉडल को सिंपल आप क्या करेंगे, OLS से एस्टिमेट करेंगे। उसके बाद यू विल कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर्स। ठीक है, अब अगर तो हेट्रोसिडास्टिसिटी की वजह से सिर्फ आपके स्टैंडर्ड एरर जो हैं वो बाइस्ड हैं, ठीक है, दैट इज़ द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द हेट्रोसिडास्टिसिटी, कि अगर मॉडल के अंदर हेट्रोसिडास्टिसिटी मौजूद है तो आपके जो स्टैंडर्ड एरर्स हैं वो बाइस्ड हो जाते हैं। सो इफ़ इट इज़ द ओनली प्रॉब्लम, ठीक है, कॉज्ड बाय हेट्रोसिडास्टिसिटी, यानी इसके अलावा और कोई मॉडल में इशू नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ हेट्रो, तो यानी आपका कोई जो मॉडल की फॉरकास्टिंग एबिलिटी है या बाकी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो इस कंडीशन में इट इज़ फॉर बेटर टू यूज़ द करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर मेथड। ठीक है, बजाय इसके कि आप वेरिएबल सर्च करें, पैनल डाटा चेंज करें, वेरिएबल्स को बिला वजह ट्रांसफॉर्म करें या फोर्सफुली कोई वेरिएबल जो है वो मॉडल के अंदर ऐड करवा दें हेट्रोसिडास्टिसिटी को ख़त्म करने के लिए, तो इस सारे प्रोसीजर से फॉर बेटर है कि आप सिंपल OLS से अपना मॉडल एस्टिमेट करें। एस्टिमेट करने के बाद जो स्टैंडर्ड एरर्स हैं उनके लिए आप करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर या वाइड स्टैंडर्ड एरर फार्मूला जो हैं वो अप्लाई करें। ठीक है, जब आप स्टैंडर्ड एरर्स को करेक्ट कर लेंगे देन यू कुड यूज़ सच स्टैंडर्ड एरर्स टू एस्टिमेट द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ बीटा 1 और बीटा 2 और बीटा 3, जितने भी आपके पास पैरामीटर्स हैं उन पे आप वाइड स्टैंडर्ड एरर को यूज़ करेंगे। सो आई रिपीट, इफ़ the biasness of standard error is the only problem caused by heteroscedasticity, so it is far better to use the wide standard error or corrected standard error instead of these standard errors. ठीक है, आप यहाँ पर wide standard errors को यूज़ करेंगे। So the formula for the wide standard error, for example, we are writing the formula for beta 1, that is sum of x minus x bar square sigma I square whole divided by sum of x minus x bar square then square. ठीक है, so you can see the formula is slightly different from the simple standard error formulas, so that is the wide standard error formula. आप यहाँ से अपने standard errors को correct करेंगे by using this formula, then you will use this standard error formula to be used in T statistics used for significance of beta 1 and beta 2. And how we estimate this? We estimate sigma I square is equal to hat square, यानी we using the squares of residual for each observation as the estimate of its variance. ठीक है, हम हर एरर टर्म जो आ रही है आपके पास उसका स्क्वायर लेंगे, दैट विल बी यूज टू एज द एस्टिमेटेड वेरिएंस। आई रिपीट, बल्कि मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ, यूजिंग द स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स फॉर each observation as estimate of its variance. So that is the wide standard error method. So these are the second method. Now we move toward the third method, which is commonly used. That is method third, that is GLS WLS, generalized least square or weighted least square. So weighted least square is a special type of generalized least square method जिसमें हम अपनी observations को जो है वो weightage देते हैं कि which observation is providing more information about the variable, which observation is providing more information is assigned greater weight, और वो observations जो
इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप के बारे में लेस ऑब्जर्वेशन दे रही हैं उनको हम लेस वेटेज जो है वो देते हैं। GLS और WLS मेथड को लेक्चर 1 जो था हेटेरोस्किडास्टिसिटी का, उसको इन डिटेल हमने स्टडी किया है। यहाँ पर हम जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे दोबारा इसका। सो थर्ड मेथड में, GLS मेथड में, वी हैव 2 केसेस। द फर्स्ट वन इज व्हेन you have information about variances, ठीक है, या आप ये कह लें कि सिग्मास आर नॉन। जब आपको वेरिएंस का पता है कि मॉडल के अंदर जो हेटेरोस्किडास्टिसिटी है या जो वेरिएंस की वैल्यू है दैट इज़ गिवन और दैट इज़ नॉन टू यू, यू हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। ये रेयर केसेस में होता है कि आपको वेरिएंसेस का ऑलरेडी पता हो। सो इफ़ यू हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएंस देन व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे, यू हैव टू एस्टिमेट द मॉडल β1 βx1 प्लस E1। ये आपका जनरल मॉडल आ गया, ठीक है। नाउ यू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएंस इज नॉन, सो व्हाट विल वी डू, वी डिवाइड दैट इज द वेरिएंस इज ऑफ बीटा, ठीक है, ये स्लोप पैरामीटर का वेरिएंस है। सो व्हाट वी डू, वी डिवाइड द मॉडल, द गिवन मॉडल बाय सिग्मा, ठीक है। इसके साथ हम इसको करेंगे, एक्चुअली वी आर असाइनिंग द वेट्स, सो फॉर द वेट वी ट्रांसफॉर्म द वेरिएबल। GLS जनरल लीस्ट स्क्वायर ये कहता है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मॉडल में प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप OLS जो है वो अप्लाई कर देंगे। सो वी आर गोइंग टू मेक द प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन। सो इफ़ वी नो द वेरिएंस, सो वी डिवाइड द मॉडल विद द वेरिएंस sigma I. So after division our model will look like this, beta naught sigma 1 beta 1 sigma I, that is x1 plus EI and sigma I. So that is our model now. हमने क्या किया, इस given model को transform कर लिया by dividing the sigma I because we know the what is the value of sigma, ठीक है। सो अब जो न्यू मॉडल आया हमारे पास, इसकी एरर टर्म्स ये होंगी, ठीक है। अब हमने इस मॉडल के ऊपर सिंपल OLS अप्लाई करना है। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं देन यू कैन पुट 1 ओवर सिग्मा I और y ओवर सिग्मा I इज इक्वल टू y स्टैटिक, beta naught over sigma I is equal to alpha and beta 1 sigma I is equal to alpha 1 and so on, ठीक है। आप इसको सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं, alpha naught plus alpha 1 y1 and u1। कीप इट इन माइंड कि आपने ये सब्स्टिट्यूशंस की हैं यहाँ पर, ठीक है। सो दैट इज़ द मॉडल, वी अप्लाई द OLS ऑन दैट मॉडल। हमने इस मॉडल के ऊपर OLS अप्लाई करेंगे और सेम अल्फ़ा नॉट और अल्फ़ा 1 की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो आंसर्स आएंगे पैरामीटर्स के अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड द एरर टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर आफ्टर मेकिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन और एरर टर्म्स आर फ्री आर कांस्टेंट, ठीक है, यानी ये जो मॉडल है दैट इज़ फ्री फ्रॉम हेटेरोस्किडास्टिसिटी। अब इसको चेक करते हैं दैट आइदर इट इज़ फ्री और नॉट। सो वी टेक वेरिएंस EI ओवर सिग्मा I, ठीक है। ये वैल्यू अब हम ले रहे हैं, पहले हम ये वैल्यू लेते थे, अब हम ये वैल्यू ले रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा I स्क्वायर वेरिएंस ऑफ EI, ठीक है। अब हमारी यहाँ पर जो कंडीशन था, जो केस था, वो था सिग्मा इज नॉन, ठीक है। वी नो दैट वेरिएंस ऑफ EI इज इक्वल टू सिग्मा I स्क्वायर, सो वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हेयर, दैट इज सिग्मा I स्क्वायर and you will find out that that is equal to 1. 1 mean that is unit variance. Unit variance means that model is homoscedastic, ठीक है। So that is the result
of that transformation. ठीक है, so GLS says make a proper transformation in your model and then apply the OLS method and your model will be free from heteroscedasticity. That transformation makes or gives the proper weightage to the different observations. So ये तो केस था when we have information about the sigma. So if we don't have information about the sigma, यानी जो variances हैं, variances are not known, case 2. And when the variances are not known, अब आपको variance का नहीं पता, so what will you have to do? You have to make certain assumption regarding the relationship of error terms with the forms of variables. ठीक है, आपने खुद से assumptions बनानी है. Your assumption could be 1, 2, 3 or more than 3 or 4, 5. You can make any number of assumptions. So I make 3 type of assumptions here. So the first assumption I made is that variance of error term is equal to sigma square xi. What it means? It means that variances increase linearly with x or simply the variances are proportional to x. यानी variance जो है, जो error term जो है उसका और x के दरमियान linear relationship जो है वो exist करता है. So if I am making this assumption, तो अगर आप इस assumption को follow कर रहे हैं, then what type of transformation you will make? You will divide the given model by under root x. ठीक है, आप अंडर रूट एक्स से डिवाइड करेंगे हाफ ऑफ वेरिएबल विच यू हैव टेकन. आपने यहाँ पर x लिया, सो वी विल डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स. अगर आप यहाँ पे x स्क्वायर लेंगे तो हम x से डिवाइड करेंगे. अगर आप x4 लेंगे तो हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. ठीक है, सो वी डिवाइड द गिवन मॉडल विद द अंडर रूट ऑफ x. सो आफ्टर डिवाइडिंग दिस, अब आप देखें यहाँ पर कि when you divide with the under root of x, जो आपका इंटरसेप्ट है that is no more intercept. ठीक है, अभी आपके पास इंटरसेप्ट नहीं रहा. it becomes the slope variable because it is also attached with the x variable, explanatory variable. ठीक है, अब ऐसा करने से हमने जब मॉडल ट्रांसफॉर्म कर लिया, उसके ऊपर हमने OLS अप्लाई किया. नाउ वी चेक कि क्या हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हेट्रो फ्री हैं या नहीं है. सो वी फॉलो द सेम प्रोसीजर जैसा अभी हमने केस 1 में किया. वी टेक द वेरिएंस ऑफ दिस एरर टर्म, वेरिएंस ऑफ दिस दैट इज EI ओवर अंडर रूट XI दैट इज इक्वल टू, इसको आप ब्रैकेट से बाहर लें, दैट इज x. जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, वेरिएंस स्क्वायर होता है तो अंडर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, सो 1 ओवर x वेरिएंस ऑफ दिस. तो ये आप पहले सपोज कर चुके हैं, आपने एज्यूम किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू x सिग्मा स्क्वायर XI. सो वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हेयर. When you substitute the value, then this xi and this xi cancel out each other and you get sigma square. Means that now you don't have any type of heteroscedasticity. So your errors are homoscedastic, so you have the constant variance. Now with this transformation, if this assumption hold, अगर ये assumption hold करती है और आपने ये transformation की है तो आपका मॉडल जो है वो heteroscedasticity free हो जाएगा. So in the second assumption, I take x square, means that the variance is related with the square of x. वेरिएंस का x स्क्वायर के साथ जो है वो रिलेशनशिप है और द वेरिएंसेस आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x. सो in the presence of this assumption, we divide our model with the x. So when we divide our model with x1 or xi, so what type of changes occur here? अब आप यहाँ देखें कि आपका जो इंटरसेप्ट पैरामीटर था, बीटा नॉट था बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो इंटरसेप्ट था. लेकिन जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन की, आपने उसको x1 से डिवाइड किया, सो इट बिकम्स द स्लोप पैरामीटर. अगर आप इसको लिखें, सो बीटा नॉट इंटू 1 ओवर XI
तो ये वेरिएबल है रेसिप्रोकल ऑफ एक्स और ये इसका पैरामीटर है. इट मीन्स दैट इंटरसेप्ट चेंज इनटू स्लोप पैरामीटर. ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म हो गया. इसी तरह अगर आप स्लोप पैरामीटर को देखें तो x1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और β1 सिंपल यहाँ पे रह जाता है. अगर आप इसको कैंसिल आउट कर लें देन यू हैव β1. सो दैट β1 इज नॉट अटैच्ड विद एनी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, सो इट बिकम्स द इंटरसेप्ट. सो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन यू विल सी कि जो स्लोप पैरामीटर था वो इंटरसेप्ट में कन्वर्ट हो गया और जो इंटरसेप्ट पैरामीटर था वो स्लोप में कन्वर्ट हो गया. क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हेटेरोस्किडास्टिसिटी रिमूव होती है या नहीं होती? सो वी विल चेक. वी टेक द वेरिएंस ऑफ दिस एरर टर्म. ठीक है, वी फॉलो द सेम प्रोसीजर. एक्स स्क्वायर वेरिएंस ऑफ दिस, ये हमारी अजम्पशन है. वेरिएंस ऑफ errors is equal to sigma square xi square. We put the value here. Then after cancelling xi square, ठीक है, we have the constant sigma square means our model after this transformation in the presence of this assumption is hetero free. ठीक है, that model is homoscedastic now. अच्छा, अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और ये assumption फॉलो करते हैं लेकिन फिर भी हेटेरोस्किडास्टिसिटी प्रेजेंट होती है मॉडल के अंदर, ठीक है, तो इट मीन्स हेटेरोस्किडास्टिसिटी मे बी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, सो यू हैव टू मेक अनदर अजम्पशन. ठीक है, लेकिन इफ दैट अजम्पशन होल्ड्स एंड यू डिड दिस ट्रांसफॉर्मेशन, it means with the help of this transformation your heteroscedasticity will be removed. So in the third assumption we have variance of EI is equal to sigma square expectations of y square. It means that variance is proportional to the square of mean values of y. ठीक है, अब हम y यानी जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उससे रेलिवेंट कर रहे हैं कि एरर टर्म की उसकी मीन वैल्यूज़ के साथ एरर टर्म जो है वो या वेरिएंस जो है वो रिलेट कर रहे हैं. सो व्हाट वी डू, वी सिंपली फॉलो द सेम स्टेप जो ट्रांसफॉर्मेशन का है. वी डिवाइड बाय y. जब हमने इसको y से डिवाइड किया, y से डिवाइड करने के बाद इट टेक्स दिस फॉर्म. अब हम इसको चेक करने के लिए वेरिएंस अप्लाई करेंगे. वेरिएंस को चेक करेंगे, EI एक्सपेक्टेशन ऑफ YI, इसको बाहर ले आएंगे. वेरिएंस ऑफ EI इन द अजम्पशन जो वैल्यू आपने पहले से अज्यूम की हुई है उसको यहाँ पुट करें. देन यू गेट सिग्मा स्क्वायर दैट इज़ कॉन्स्टेंट. सो इट इज़ कंक्लूडेड दैट व्हेन you have no information about the variances, so in that condition you have to make certain assumptions. आपको कुछ मफरूज़ात जो हैं वो खुद से बनाने पड़ते हैं. You have to make certain hypotheses और certain assumptions. ठीक है, उन assumptions के accordingly you have to make certain transformations. ठीक है, अब transformation क्या है? Why we divide? हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते? Why we divide the model? We divide the model because by dividing the model we assign the weightage, ठीक है, to the different observation. By dividing we assign the greater weight to the observation which have more information about the relationship of explanatory and dependent variable. यानी वो वेरिएबल जो आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप के दरमियान यानी जो स्लोप पैरामीटर्स हैं उन रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. यू आर असाइनिंग मोर वेट्स, आप उनको ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं. और वो ऑब्जर्वेशंस जो आपको लेस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ एक्सप्लेनेटरी एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, उनको आप लेस वेटेज दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव एन आउटलायर वैल्यू इन योर डाटा. तो OLS क्या करता है? OLS की प्रॉपर्टी है इट मिनिमाइजेस द सम ऑफ एरर्स. ठीक है, ये सम ऑफ एरर्स को मिनिमाइज करता है. सम ऑफ एरर को मिनिमाइज करने का मतलब क्या है? असाइनिंग इक्वल वेट्स टू ऑल ऑब्जर्वेशन. यानी OLS की इस प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि OLS जो है वो हर ऑब्जर्वेशन को इक्वल वेट देता है. दैट इज़ नॉट करेक्ट. दैट मे कॉज द हेटेरोस्किडास्टिसिटी. आपने
जो फर्स्ट लेक्चर था जहाँ पर हमने रीजंस ऑफ हेटेरोसिगडासिटी को स्टडी किया था, तो वहाँ पे एक रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन की थी दैट हेटेरो मे बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आउटलायर। यानी एक बहुत बड़ी सी वैल्यू है, वो बहुत दूर लाई कर रही है रिग्रेशन लाइन से, और वो रिग्रेशन लाइन से क्योंकि बहुत दूर लाई कर रही है इसलिए आपको बहुत लीस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो देगी। सो हम क्या करते हैं, आउटलायर को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन OLS जो है वो इक्वल वेटेज देता है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से हेटेरोसिगडासिटी उस आउटलायर की वजह से हो सकती है। सो टू रिमूव सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी असाइन द प्रॉपर वेट्स टू द ऑब्जर्वेशंस अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड अस। ठीक है, तो उनकी बेसिस पर सो वी डिवाइड द रिक्वायर्ड मॉडल टू असाइन द प्रॉपर वेट्स, so the problem of heterosigdasity could be removed. So that is the end of heterosigdasity topic. So हमने heterosigdasity में पढ़ा कि what is heterosigdasity, what are the consequences of heterosigdasity, what are the reasons of heterosigdasity, what are the formal methods to detect heterosigdasity, and what are the remedial measures or how we handle the presence of heterosigdasity. I hope you understand well, but even you have a question you may ask in the comments. Thank you so much.